हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राज मल्होत्रा IAS अकेडमी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इंडिया में एक नया अभियान स्टार्ट हुआ है, आत्मनिर्भर भारत अभियान। और लास्ट 2 डेज से इस अभियान के बारे में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमण जी जो हैं हर रोज़ ब्रीफिंग कर रहे हैं। और उसी अकॉर्डिंग हम लोग भी आपको उस ब्रीफिंग का जो है एक पूरा लेक्चर बना के रात को 10 बजे की सीरीज़ में आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो उसी सीरीज़ के अंडर आज हमारा 3rd लेक्चर है 15 मई का। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है फ्रेंड्स कि आज से पहले 2 दिन जो ब्रीफिंग हुई है इस अभियान के रिलेटेड, तो सबसे फर्स्ट डे जो था वो था MSMEs के लिए मेनली, और सेकंड जो डे था वो था मेनली फार्मर्स और जो आपके माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए। और जो आज का दिन था ये है आपका फार्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और फार्मिंग रिलेटेड जो भी गवर्नेंस चेंजेस किए जा सकते हैं उसके लिए था ये आपका 3rd डे। क्लियर? तो देखते हैं आगे। सबसे पहले आपको पिलर्स पता ही है, हम हर रोज़ डिस्कस कर रहे हैं कि ये आपके 5 पिलर्स हैं जिनके ऊपर आत्मनिर्भर भारत अभियान टिका हुआ है। और अगर बात कर ली जाए आज की कि आज क्या कुछ नया आपके सामने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर लेके आए हैं, तो ये तो एक ब्रीफ स्लाइड है, इसके बाद हम पूरा डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो किया गया है सेटिंग अप ऑफ 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर फंड, ये किसके लिए? फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के लिए। क्लियर? उसके बाद हर्बल एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करने के लिए 4000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसके बाद माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के ऊपर भी फोकस किया गया है। माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस जो बहुत छोटी हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करती हैं। उसके बाद फिशरमैन्स के लिए भी एक नई स्कीम लेके आए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस किया गया है ताकि वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है उसका पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सके। देन आफ्टर बी कीपिंग के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई है। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, एक तो यहाँ पे UPSC आपको डायरेक्ट पूछ सकती है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर कौन सी कमोडिटीज़ आती हैं। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर? तो इसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स की बात की गई है, वो भी बात करेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर मार्केटिंग के रिलेटेड कुछ चेंजेस की बात की जा रही है, वो बात करेंगे हम। और लास्ट ईयर जैसे आपको पता है कि आपका ऑपरेशन ग्रीन स्टार्ट हुआ था जिसके अंडर टॉप ये 3 जो हमारे कमोडिटीज़ थी वो इंक्लूड की गई थी। तो इसमें भी कुछ चेंजेस करने की बात की गई है, इसमें भी सारे वेजिटेबल्स आपके फ्रूट्स जो है उनको इंक्लूड करने की बात कही गई है। क्लियर? और उसके बाद एक लीगल फ्रेमवर्क लाने की बात की गई है ताकि फार्मर्स जो हैं और जो आपकी कंपनीज हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सके बेटर परफॉर्मेंस के लिए फार्मर्स की भी। और देन आफ्टर नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम की बात की गई है, फूट एंड माउथ डिसीज़ के कंट्रोलिंग के लिए ये बात की गई है। तो ये सारी जो भी डिस्कशन है हम आगे आने वाले स्लाइड्स में सब कुछ डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर एडिशनल स्टेप्स ड्यूरिंग कोविड, ये तो वो है कि क्या कुछ ये 2 महीनों में गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के लिए, एक तो हमने कल डिस्कस किया, और उसके अलावा और क्या कुछ स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहले तो कहा गया है कि जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंडर प्रोक्योरमेंट की गई है अराउंड 74,300 करोड़ की। क्लियर? उसके बाद PM किसान फंड, आपको पता है 6,000 पर ईयर पर एनम के हिसाब से एग्रीकल्चर फार्मर्स को पैसा देना था। तो उसके अकॉर्डिंग भी ये क्या कहा है, 2 महीने में कितना पैसा चला गया है, 18,700 करोड़। क्लियर? देन आफ्टर PM फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना के अंडर भी जो क्लेम्स थे डैमेज के वो भी कितने 6400 करोड़ के वो क्लेम्स जो है वो भी क्लियर कर दिए गए हैं। क्लियर? अब चलते हैं आगे। एनिमल हस्बेंड्री के लिए अभी तक क्या किया गया है फ्रेंड्स, ये 2 महीनों में जो आपकी डिमांड थी मिल्क की वो बहुत कम हो गई, करीब 25% जो है वो नीचे आ गई डिमांड। तो बट अब उस एनिमल हस्बेंड्री बिजनेस को बचाने के लिए, सेव करने के लिए क्या किया गया, करीब 560 लाख लीटर पर डे जो है
ये मिल्क प्रक्योर किया गया, और जबकि किन्होंने किया, कॉपरेटिव्स ने। और डेली सेल कितनी थी आपकी 360, प्रक्योर कितना किया गया 560, दैट मीन्स 200 जो था लाख लीटर पर डे एक्स्ट्रा इसको प्रक्योर किया गया, ताकि जो फैमिली जो ये बिजनेस है आपका डेयरी बिजनेस है ये डैमेज ना हो। क्लियर। अब इसके अंदर ये एक बात की गई है नई स्कीम लाने की, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। क्लियर। पर एनम 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा किनको, डेयरी कोऑपरेटिव्स को। डेयरी कोऑपरेटिव्स जो हैं, क्योंकि उन्होंने इस टाइम पे ये प्रोक्योरमेंट की है और हेल्प की है, तो इनको अगले एक साल 2021 के लिए 2% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगी। क्लियर। अब इसके बाद वो कोऑपरेटिव्स जो अपना लोन टाइमली पे आउट कर रहे हैं, दैट मीन्स प्रॉम्प्ट पेमेंट इंटरेस्ट सर्विसिंग जो दे रहे हैं, उनके लिए ये 2% तो होगा ही, एडिशनल 2% भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ये 2% जो ऊपर बात की गई है इंटरेस्ट सबवेंशन, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट सभी के ऊपर है, और जो आपके प्रॉम्प्ट पेमेंट जो प्रोवाइड करवा रहे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा 2% इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाएगी। क्लियर। तो इससे क्या होगा, करीब 5,000 करोड़ एडिशनल लिक्विडिटी। क्लियर। 5,000 करोड़ एडिशनल लिक्विडिटी विल बी देयर टू बेनिफिट आवर फार्मर्स। क्लियर। कितने फार्मर्स, अराउंड 2 करोड़ फार्मर्स। क्लियर। आगे चलते हैं। अब जो आज की बात की गई है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है फ्रेंड्स, फाइनेंशियल फैसिलिटी ऑफ रुपी कितनी, 10,000 करोड़। ये किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है 10,000 करोड़, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन सा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेंड्स, पोस्ट प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग, पोस्ट हार्वेस्ट, फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि अब हमारा इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पेरिशेबल आइटम्स। ठीक है। हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है, लॉस, क्योंकि हमारे पास वो सिस्टम नहीं है। हम प्रोक्योर तो कर लेते हैं बट हमारे पास उसकी प्रोसेसिंग जो है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं है इंडिया में। क्लियर। तो उसी की डेवलपमेंट के लिए, उस पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये 1 लाख करोड़ का जो है अमाउंट सैंक्शन की है। क्लियर। उसके बाद impetus for the development of farm gate and aggregation point, affordable and financially viable पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बात की जा रही है फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, पोस्ट हार्वेस्ट एंड एंट्री गेट। किसके एंट्री गेट, मंडी के एंट्री गेट के ऊपर। क्लियर। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी प्रोसेसिंग के लिए, ताकि हमारा जो वेस्ट होता है हार्वेस्टिंग के बाद उसको कम किया जा सके, और फूड प्रोसेसिंग के ज़रिए फार्मर की जेब में भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाए और मार्केट में भी डेवलपमेंट हो इस सेक्शन में। क्लियर। आगे चलते हैं। अब बात चली है माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस की। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10,000 करोड़ रुपीस की स्कीम लॉन्च करने की बात की गई है टू फॉर्मलाइज दीज माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस। 10,000 करोड़ रुपी टू फॉर्मलाइज दीज माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस। ठीक है। अब ये माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस फ्रेंड्स, ये जितनी भी माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस हैं, ये वो है जो आपके विलेज लेवल के ऊपर रूरल एरिया में आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है इन माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के ऊपर, इनके पास ब्रांड वैल्यू नहीं है। ठीक है। अब आपको पता है कि आप एक ब्रांडेड सामान खरीदोगे खाने के लिए भी, बट क्या होता है कई बार ये माइक्रो फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट्स हैं, एंटरप्राइजेस हैं, इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है बट ब्रांड नहीं है। सेकंड, इनके पास वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो मशीनरी नहीं है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो मशीनरी जो है प्रोवाइड करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की एडिशनल स्कीम जो है इन लोगों के लिए गवर्नमेंट लेके आई है। किसके अंडर, वोकल फॉर लोकल विद ग्लोबल आउटरीच। ये जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उन्होंने ये जो हमारा नारा दिया है, ठीक है, उसी को फुलफिल करने के लिए हम ये स्कीम लेके आए हैं। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे चाहिए टेक्निकल अपग्रेडेशन। रीज़न, जो आपकी FSSAI है उसके अंडर फूड स्टैंडर्ड जो उसका टैग मिलना चाहिए, इनको वो भी नहीं मिल पाता। रीज़न, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मैच नहीं कर पाते उससे। तो वो मैच करवाने के लिए टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए ये पैसा इनको दिया जा रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है मेन देखने वाली
क्लस्टर बेस्ड अप्रोच की बात की गई है, क्योंकि आपको भी पता है कि इंडिया में कोई फ्रूट कहाँ पे उग रहा है, कोई फसल कहाँ उग रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि पैन इंडिया लेवल के ऊपर उसको अप्लाई किया जाए क्लस्टर बेस्ड। कि अगर आपका यूपी में मैंगो अच्छा है तो यूपी में मैंगो इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया जाए, JNK में केसर है तो केसर के लिए अप्लाई किया जाए। क्लियर? दैट मीन्स क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। फ्रेंड्स, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है ये प्रोवाइड की गई है फिशिंग बिजनेस के लिए। सबसे पहली बात, फिशिंग बिजनेस के लिए, फिशरमैन्स के लिए ये योजना गवर्नमेंट लेके आई है। तो ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि अगर UPSC आपको डायरेक्ट पूछ सकती है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इज़ फॉर, ठीक है, किस सेक्टर के लिए है? दिस इज़ फॉर द फिशिंग सेक्टर। कितने पैसे सैंक्शन की बात की गई है? 20,000 करोड़ रुपीस की बात की गई है। अब क्या है? दिस इज़ फॉर इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ मरीन एंड इनलैंड फिशरीज। इनलैंड एंड मरीन फिशरीज बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए ये पैसा सैंक्शन किया जा रहा है। और इसमें से ये 20,000 करोड़ में 11,000 करोड़ जो है दैट इज़ फॉर मरीन एंड इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, एंड 9,000 करोड़ जो है ये किसके लिए है? दिस इज़ फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन, मार्केट्स। क्लियर? तो दैट मीन्स 11,000 करोड़ तो आपको फिशिंग फैसिलिटीज़ के लिए दिया जा रहा है, मरीन एंड इनलैंड फिशिंग फैसिलिटीज़, और 9,000 करोड़ जो है फिशिंग के रिलेटेड जो भी प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड ऑल ये सब कुछ बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए आपको पैसा दिया जा रहा है। क्लियर? अब इसके साथ साथ यहाँ पे अब क्या होता है, हमेशा फिशिंग सीजन तो होता नहीं है, तो जब फिशिंग सीजन आपका नहीं है, जब बैन का पीरियड चल रहा है, तब भी फिशरमैन की सपोर्ट के लिए, तो उस टाइम के लिए क्या है, पर्सनल एंड बोट इंश्योरेंस की बात की जा रही है यहाँ पे। क्लियर? ताकि फिशरमैन को कंप्लीटली हम कवर कर सके इस चीज़ में। क्लियर? अब इससे होगा क्या, इससे बेनिफिट क्या होगा? एडिशनल फिश प्रोडक्शन की बात की जा रही है फ्रेंड्स। एडिशनल फिश प्रोडक्शन कितनी? 70 लाख टन। ये क्या होगा? अगले 5 साल में 70 लाख टन जो एडिशनल फिशिंग जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इस चीज़ से। और इससे होगा क्या? डबल एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे देखिए 1 लाख करोड़ तक के एक्सपोर्ट हम फिशिंग बिजनेस से जनरेट कर सकते हैं अगले आने वाले 5 सालों में। क्लियर? तो ये था आपका फिशिंग के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है आज। अब चलते हैं एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर। फ्रेंड्स, एनिमल हस्बेंड्री बिजनेस दैट मीन्स जैसे कि आप बात कर लो एनिमल डेयरी सिस्टम एंड ऑल। क्लियर? अब है क्या सीन, अब डेयरी बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बट यहाँ पे अभी तक जो है, अब जैसे क्या होता है बाहर की कंट्रीज, अमेरिका में ऑटोमेशन है, डेयरी फार्मिंग में भी ऑटोमेशन है, वहाँ पे डिजीज़ कंट्रोल है, सब कुछ है, बट इंडिया में इस चीज़ की अभी तक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम की सल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा है, 15,000 करोड़ जो है वो किसके लिए दिया जाएगा? एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है? अब इसमें क्या है, प्राइवेट पार्टनरशिप, जो आपके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जो प्राइवेट पर्सन इन्वेस्ट करना चाहता है डेयरी फार्मिंग में, ये पैसा उसको मिलेगा। ठीक है? अब उसके थ्रू, इस पैसे के थ्रू एक प्राइवेट पर्सन डेयरी फार्मिंग ओपन कर सकता है, प्रोसेसिंग यूनिट्स ओपन कर सकता है। ठीक है ना? तो जैसे कि आपका अमूल, ठीक है, अब अमूल के साथ साथ कोई प्राइवेट पर्सन भी आके अलग से पूरा का पूरा प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसको एस्टेब्लिश कर सकता है। तो उसी के लिए आपको 15,000 करोड़ जो है वो दिए जा रहे हैं। क्लियर? इंसेंटिव्स टू बी गिवन फॉर द एस्टेब्लिशिंग प्लांट्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ निच प्रोडक्ट्स। ठीक है? आप चाहो तो आपके जो निच प्रोडक्ट्स हैं, मतलब वही कि हाई क्वालिटी जो आपके प्रोडक्ट्स हैं स्पेसिफिक क्वालिटी के साथ, उसको आप एक्सपोर्ट भी करोगे, तो उसके लिए भी आपको फैसिलिटीज़ चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। ठीक है? तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, आज का जो आपका मेन पैसा गया है आज की कॉन्फ्रेंस के थ्रू, वो गया है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की तरफ। इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा? एग्रीकल्चर के रिलेटेड, हस्बेंड्री के रिलेटेड एंड ऑल। ठीक है? फिशिंग के रिलेटेड। आगे चलते हैं। आज एक और बात की गई है हर्बल कल्टीवेशन की। ठीक है फ्रेंड्स, नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड, ये आ गया आपका प्री का क्वेश्चन। लीजिए, ये आपके प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों?
पूछा जा सकता है नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड जो है कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका काम क्या है, ठीक है, इसके मेंबरशिप क्या है, कुछ भी किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन इसके ऊपर यूपीएससी क्रिएट कर सकती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड क्या है, कैसे काम करता है, ये आप लोगों ने देखना है। क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है, अभी तक इस बोर्ड ने 2.25 लाख हेक्टेयर एरिया जो है वो मेडिसिनल प्लांट की कल्टीवेशन के लिए हेल्प की है, मतलब उस एरिया को यूटिलाइज किया है 2.25 लाख जो आपका हेक्टेयर एरिया है। क्लियर। अब जो आज की आपकी डिटेल्स बाहर आई हैं उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, 10 लाख हेक्टेयर विल बी कवर्ड अंडर हर्बल कल्टीवेशन इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। अगले 2 सालों के लिए 10 लाख हेक्टेयर, अभी तक हमने 2.25 लाख हेक्टेयर कवर किया है, बट आने वाले 2 सालों में 10 लाख हेक्टेयर कवर करने की बात की जा रही है। और उसके लिए कितना पैसा सेंक्शन कर दिया गया है, 4000 करोड़। क्लियर। और इससे होगा क्या, आपकी करीब करीब 5000 करोड़ की इनकम जो है वो फार्मर्स के लिए जनरेट होगी। सही बात है, हर्बल आप क्या होगा, हर्बल की तरफ आपका ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट्स आप उगा सकते हो यहाँ से। क्लियर। और इसमें एक और बात की गई है, नेटवर्क ऑफ रीजनल मंडीज फॉर मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है, कि आपका वही रीजन की हम जैसे बात कर रहे थे, पहले हम क्लस्टर की बात की, अब यहाँ पे रीजनल मंडीज़ की। अब आपकी मंडीज़ होती हैं, आपको पता है आपकी मंडी किस चीज़ की लगती है, वीट के लिए, राइस के लिए, जब भी फार्मर्स आते हैं, ठीक है ना, मार्केट कमेटीज़ में। अब ऐसे ही वो क्या कह रहे हैं कि मेडिसिनल प्लांट के लिए भी स्पेसिफिक मंडीज़ होनी चाहिए। क्लियर। अब एक और चीज़ है, कॉरिडोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स अलोंग द बैंक्स ऑफ गंगा। हम क्या चाहते हैं कि मेडिसिनल प्लांट्स के कॉरिडोर्स हों गंगा के साथ साथ की जो बेल्ट है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वाटर की भी अच्छी अवेलेबिलिटी है, वेदर भी ठीक रहता है। तो वहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि मेडिसिनल प्लांट्स की डेवलपमेंट उस एरिया में हो। क्लियर। उसके लिए हम कॉरिडोर्स बनाने की बात की जा रही है। आगे चलते हैं बी कीपिंग के लिए। अब फ्रेंड्स बी कीपिंग भी आपको पता है कि ये भी एडिशनल फार्म इनकम जनरेट करता है, बी कीपिंग, ठीक है ना। अब बी कीपिंग इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, वर्थ कितने का, 500 करोड़ का। और अभी इसके लिए कोई स्कीम जो है वो स्पेसिफिकली डिटेल आउट उसकी नहीं की गई, बट यहाँ पे बात क्या की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई है। ठीक है, इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर्स की बात की गई है, कलेक्शन सेंटर्स की बात की गई है, मार्केटिंग एंड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, पोस्ट हार्वेस्ट एंड वैल्यू एडिशन फैसिलिटीज़। मतलब कि बी हार्वेस्टिंग के रिलेटेड जो कोई भी बिजनेस है उसके यूनिट्स को सेटअप करने की, उसकी प्रोसेसिंग की, ये सारी बात की गई है। इसके लिए हमने कितना पैसा दिया है, 500 करोड़। क्लियर। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की गई है। और इसमें एक चीज़ और फोकस किया गया है विमेन के ऊपर, कि मेनली विमेन की पार्टिसिपेशन इस चीज़ में करवाई जाए। क्लियर। अब ये करेगा क्या, अगेन इट विल हेल्प टू इंक्रीज द इनकम ऑफ अराउंड 2 लाख बी कीपर्स। जो आपके करीब करीब 2 लाख बी कीपर्स हैं, उनकी जो इनकम ऑगमेंटेशन में ये आपका ये 500 करोड़ रुपये हेल्प करेंगे। क्लियर। आगे चलते हैं टॉप टू टोटल। जैसे कि टॉप मैंने आपको बताया था मिशन जो आपका ग्रीन, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था ग्रीन मिशन के अंडर आपकी 3 जो थी वो कमोडिटीज़ थी, टोमेटो, आपका यहाँ पे देखिए टोमेटो था, अनियन था एंड पोटैटोज। पहले गवर्नमेंट ऑपरेशन ग्रीन्स के थ्रू क्या कर रही थी, इन तीनों जो आपकी कमोडिटीज़ थी ये यहाँ पे इंक्लूडेड थी ऑपरेशन ग्रीन में। ठीक है, बट अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दैट इज़ टोटल। क्लियर। तो टॉप के साथ साथ अब क्या है जी, हर एक तरह का फ्रूट, हर एक तरह की वेजिटेबल जो है इस ऑपरेशन ग्रीन के अंडर वो रहेंगे। और जो भी फैसिलिटीज़ पहले 3 कमोडिटीज़ के लिए मिल रही थी, अब वो सारे के सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए मिलेगी। क्लियर। अब इसके फीचर्स देख लीजिए। सबसे पहले तो फीचर्स क्या है, 50% सब्सिडी जो कोई भी ट्रांसपोर्ट करेगा इन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, फ्रॉम सरप्लस टू
डेफिशिएंट मार्केट्स, आप सरप्लस एरिया से डेफिशिएंट एरिया में अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो कोई भी वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो भी आपका खर्चा हुआ है उसके ऊपर 50% जो है आपको सब्सिडी मिलेगी। और उसके बाद आप कोई भी फ्रूट, कोई भी वेजिटेबल को स्टोर कर रहे हो तो उस स्टोरेज के ऊपर भी 50% सब्सिडी की बात की गई है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है आपको, जो भी आपके फ्रूट कल्टीवेटर्स है या वेजिटेबल जो है, वेजिटेबल का जो बिजनेस कर रहे हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। अब बात आती है गवर्नेंस रिफॉर्म्स की यहाँ पे। अब गवर्नेंस रिफॉर्म में सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या बात की है, असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, ये हमने इनिशियली बनाया था ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डेज, कि जब हमें ज़रूरत थी 1947 के बाद, जब हमारे पास इतना कुछ नहीं था, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, और हमें साथ के साथ पूरी की पूरी जितनी भी हमारी पॉपुलेशन थी उसको फीड अप करना था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, कुछ एक ऐसी कमोडिटीज़ जिसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं था, जैसे आपकी शुगर होगी, कोई भी कमोडिटीज़ थी, तो उसके लिए असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ले आई थी गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। आप लिमिट से ज़्यादा बना नहीं सकते, आप लिमिट से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे चेंजेस हैं। और इसीलिए ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, यूपीएससी आपसे क्या पूछ सकती है, कौन कौन सी इसके अंडर कमोडिटीज़ आती हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर क्या कुछ आ सकता है या कौन कौन सी कमोडिटीज़ हैं। तो डायरेक्ट ये 2 नंबर का क्वेश्चन प्री के लिए बन सकता है। क्लियर। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या बात की है, अमेंडमेंट्स की। गवर्नमेंट कहती है कि हम असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को अमेंड करेंगे, और ताकि जो इसके अंदर सीरियल्स, एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड, पल्सेस, अनियन एंड पोटैटो है, पहले जो अभी तक है, इसको हम डीरेगुलेट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके प्री के लिए। ये आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर कौन कौन सी कमोडिटीज़ हैं। जिस बंदे ने ये चेंजेस नहीं पढ़े होंगे या सुने होंगे या देखे होंगे, वो क्या करेगा, प्री में यहीं पे गलती करेगा, ठीक है। और यूपीएससी पक्का 110% है, ये जो ऑप्शन यूपीएससी ने बताई है ना, जिसको वो डीरेगुलेट करने की बात कर रहे हैं, ये पक्का यूपीएससी इसमें ऐड करेगी ऑप्शंस में, और जिसने नहीं पढ़ा होगा उसके लिए यहाँ पे नुकसान रहेगा। क्लियर। अब बात क्या की गई है, यहाँ पे ये कह रहे हैं स्टॉक लिमिट जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी, बट अंडर एक्सेप्शनल जो सर्कमस्टांसिस हैं, कोई नेशनल कैलेमिटी की बात आ गई, ठीक है, नेशनल कैलेमिटीज़ आ गई, जैसे अभी है कोविड-19, फेमिन हो गया, या आपके प्राइस सर्ज हो गया, तो उस केस में ये कह रहे हैं कि फिर कुछ ना कुछ हम इम्पोज कर सकते हैं स्टॉक लिमिट। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में कोई भी स्टॉक लिमिट इनके ऊपर इम्पोज नहीं रहेगी। बट अभी तक बात कर ली जाए तो ये सारी कमोडिटीज़ जो हैं उनके ऊपर एक स्टॉक लिमिट की जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक लिमिट बताई गई है अभी तक, ठीक। सेम विथ प्रोसेसर्स एंड वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स, उनके लिए भी कोई भी लिमिट नहीं होगी अनटिल अनलेस कोई भी ऐसी एक्सेप्शनल कंडीशन नहीं होती। क्लियर। आगे चलते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात कर ली जाए तो फ्रेंड्स अभी आपको पता है एपीएमसी एक्ट जो है ये चलता है आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट, ठीक है। हर एक स्टेट वाइज मंडी है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज़ हैं। क्लियर। और वो मार्केट कमेटीज़ में क्या है, हर एक फार्मर के लिए आपको पता होना चाहिए, कोई भी फार्मर अपना जो भी उसका फार्म प्रोड्यूस है उसको डायरेक्ट सेल आउट नहीं कर सकता। उसको अगर कुछ भी, चाहे उसने कोई भी गेहूं उगाया है, चाहे चावल है, वो डायरेक्ट सेल नहीं कर सकता। उसको मंडी में ही जाना होगा, मंडी फीस उसको देनी होगी, सब कुछ देना होगा वहाँ पे, उसके बाद ही उसका जो प्रोड्यूस है वो सेल आउट होगा। क्लियर फ्रेंड्स। ये बनाया गया था एक्ट फार्मर की हेल्प के लिए, ताकि कभी क्या होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आए कि सप्लाई बहुत बढ़ गई, तो उससे क्या होगा, मार्केट में प्राइस क्रैश कर जाएंगे। और अगर फार्मर जो है वो डायरेक्ट सेल कर रहा है किसी भी प्राइवेट प्लेयर को, तो उस केस में क्या होगा, जब आपकी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम होंगे, तो फार्मर को नुकसान होगा। तो उस लॉस से फार्मर को सेव करने के लिए गवर्नमेंट लेके आई थी एपीएमसी एक्ट। क्लियर। बट विद टाइम
इस एक्ट के कारण फार्मर्स को नुकसान भी बहुत हुए, ठीक है। वो नुकसान जो है वो अब यहाँ पे फ़िलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट इससे जो भी लॉसेस हुए, लाइक जैसे कि मोनोपोली होगी गवर्नमेंट की कि आप बाहर जाके बेच ही नहीं सकते, अब जैसे गवर्नमेंट चाहेगी वैसे सेल खरीदेगी आपसे, ठीक है। दूसरा, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं है। किसान, आपको पता होगा कि मंडियों में कई कई दिन बैठे रहते हैं, ठीक है। उनका जो फसल है उनकी, वो गवर्नमेंट नहीं परचेज करती जल्दी जल्दी। तो ये सारे कुछ ना कुछ नुकसान है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब क्या कह रही है, सेंट्रल लॉ विल बी फॉर्मुलेटेड, किस पर्पज़ के लिए, एडिक्वेट चॉइस के लिए, कि फार्मर अगर चाहे मंडी में आके सेल कर सकता है, फार्मर अगर चाहे बाहर भी सेल डायरेक्ट कर सकता है, क्लियर। उसके बाद बैरियर फ्री इंटरस्टेट ट्रेड। अभी तक क्या है, फार्मर जो है एक पर्टिकुलर मंडी का उसको लाइसेंस मिला हुआ है, तो एक पर्टिकुलर मंडी में ही वो जाके सेल कर सकता है। ऐसा नहीं कि पंजाब का फार्मर जाके हरियाणा की किसी भी मंडी में अपना प्रोड्यूस सेल कर देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट अब यहाँ पे इंटर स्टेट जो ट्रेड है उसके बैरियर्स को ख़त्म करने की बात कही गई है, क्लियर। और उसके बाद ई ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात की गई है फ्रेंड्स, कि हम प्रमोट करना चाहते हैं ई ट्रेडिंग, कि फार्मर घर बैठे अपना पूरा का पूरा जो भी उसका हार्वेस्ट है वो पूरा का पूरा घर पे ही बैठ के सेल कर दे, क्लियर। तो ये सारे जो भी स्टेप्स लेने की बात की गई है वो आज कही गई है कि अभी इसके ऊपर लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आएगी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस एंड क्वालिटी एश्योरेंस। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या है, जब किसी किसान ने अपनी कोई भी फसल जो है अभी बोनी है, सोइंग सीज़न है, उससे पहले उसको नहीं पता कि उसकी फसल की क्वालिटी क्या होगी, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, उसका प्राइस क्या होगा, कुछ भी उसको नहीं पता। रीज़न बीइंग, सारा कुछ हमारा आपको पता है मेनली रेन फेड एग्रीकल्चर है हमारा इंडिया का। तो अब क्या है, क्वालिटी को अश्योर करने के लिए, ताकि फार्मर को पैसा मिल सके, उसको डिस्ट्रेस फार्मिंग ना करनी पड़े, तो उसके लिए गवर्नमेंट एक नई फैसिलिटी की बात कर रही है और एक नए लीगल फ्रेमवर्क की बात कर रही है गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या है, लीगल फ्रेमवर्क की बात कर रही है, ताकि जो फार्मर्स है, देखिए अभी क्या है, फार्मर डायरेक्ट किसी भी जो आपका प्राइवेट प्लेयर है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। हाँ, हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है जिसके अंडर फार्मर्स कर सकते हैं, बट अभी वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट जो है हर एक स्टेट में लागू नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या किया गया है, वी विल ट्राई टू फैसिलिटेट लीगल फ्रेमवर्क दैट विल बी क्रिएटेड टू एनेबल farmers for engaging with processors, aggregators, large retailers, exporters, etc. in a fair and transparent manner. अब क्या है, फार्मर्स उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी उनको क्वालिटी चाहिए, जैसे भी वो क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसकी हेल्प फार्मर्स को मिल सकती है। बट एक चीज़ को हम देखना होगा, एश्योर्ड रिटर्न, ताकि फार्मर को अश्योर्ड रिटर्न मिल सके और उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड भी मेंटेन किया जा सके। तो फ्रेंड्स, रिटर्न तो फार्मर को आज भी मिल रहा है, बट हो सकता है उसकी क्वालिटी डिग्रेड रहती है, ठीक है। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना और ज़्यादा फार्मर को ज़्यादा रिटर्न आए, उसके लिए गवर्नमेंट ये फ्रेमवर्क लेके आने की बात कर रही है, क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। जो भी आज की ब्रीफिंग थी वो यहाँ पे हमने पूरा डिस्कस किया, जिन टॉपिक्स के ऊपर बात की गई। तो जैसा कि आपको अभी तक थोड़ी पिक्चर क्लियर होनी शुरू होगी कि 3 दिन हुए हैं अभी डिस्कशन के। तो पहला दिन एमएसएमईज के लिए, लाइक स्मॉल बिजनेस के लिए, दूसरा दिन फार्मर्स के लिए और जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं जिनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है उनके लिए, तीसरा दिन जो है वो भी फार्मिंग के साथ रिलेटेड है बट नॉट डायरेक्टली विद द फार्मर। यहाँ पे क्या है, फार्मर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, फार्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी बात की गई है, क्लियर। तो जो भी आज तक डिस्कस हुआ है, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोगों ने ट्राई की होगी घर पे उसको दोबारा से पढ़ने की, उसके ऊपर और नॉलेज इकट्ठी करने की। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रीफिंग आती जाएगी, हम हर रोज़ 10 बजे मिलेंगे और उसके ऊपर पूरी की पूरी डिटेल आउट उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्लियर। तो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू ऑल आर स्टेइंग एट योर होम्स। कल मिलते हैं, आज के लिए बाय।